Dear students, in this lecture, we shall read our first lesson of Flamingo, and what a beautiful coincidence this is that the name of the first lesson of your book is the last lesson. As you see here, this story has been written by Alphonse Daudet. She was a great novelist. She was a great story writer, a small story writer, and she belonged to France. He has written many novels and short stories based on human behavior. उन्होंने बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं जो मनुष्यों के व्यवहार पर, उसके सोच पर, उसकी थिंकिंग पर आधारित है। बड़ा बेहतरीन उसकी व्याख्या करती है। आज जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, द लास्ट लेसन, उसके कुछ चीफ पॉइंट्स हैं, जैसा मैंने वहां लिखा है अबाउट द स्टोरी। पहला है, दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन फ्रैंको-प्रशिया वॉर। जैसे जैसे हम लोग स्टोरी में मूव करते हैं तो दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं जो अनुत्तरित रह जाते हैं, जिसका उत्तर स्टोरी में कहीं नहीं है। जैसे शायद आप नोटिस करोगे, पहला तो आपका जवाब क्वेश्चन होगा कि सर ये प्रशिया क्या है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि सर जब लोग फ्रांस के ही थे, जब मैं बिहारी हूं, जब मैं झारखंडी हूं, जब मैं यूपी वाला हूं, हरियाणा वाला हूं, दिल्ली वाला हूं, तो मुझे हिंदी पढ़ने और सीखने की क्या जरूरत है। यह अलग बात है, थोड़ी बहुत ग्रामर में सीखूं, लेकिन बोलने के लिए सीखना पड़े हिंदी, इसका मतलब वो मेरी मातृभाषा नहीं है। तो ऐसा क्या कारण है कि जो इस स्टोरी में ऐसा दिखाया गया कि कुछ लोग हिंदी के फ्रेंच के ग्रामर पढ़ रहे हैं, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों? Being a Francisi, they must be knowing how to speak and how to write in French. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब कहीं स्टोरी में आपको नहीं मिलेगा, उसको हमको समझना होगा। पहले तो आप ये जानो कि फ्रैंको-प्रशियन वॉर 1870-71 के समय की बात है। फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध हुआ। पहले हम लोग ये जाने कि प्रशिया है क्या। जर्मनी, पोलैंड and some part of Austria, their combined form was known as Prussia, and it was the brainchild, it was the long labored work of Mr. Bismarck. You might have heard the name of this person in history. आपने बिस्मार्क का नाम इतिहास में सुना होगा। इतनी बड़ी शख्सियत कि आज दुनिया में जितने बड़े बड़े नेता हुए जिन्होंने अपने देश के लिए ऐसा कुछ किया है जो बिस्मार्क ने किया है, उन नेताओं की तुलना बिस्मार्क से किया जाता है। आपसे एक जीके का क्वेश्चन करने वाला हूं मैं, और आप उसका जवाब रखो अपने पास। हु इज कंसिडर्ड द बिस्मार्क ऑफ इंडिया? भारत का बिस्मार्क कौन कहलाता है? आपके दिमाग की घंटी बज गई होगी। जवाब आ गया है तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो मैं आपको दे रहा हूं। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, और इसकी वजह आप समझ रहे हो। और जब ये वजह आप समझ रहे हो तो आप ये भी समझ रहे होगे कि बिस्मार्क ने क्या किया होगा। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने असंगठित विभाजित भारत को एकीकृत किया, एक विशेष और महान भारत बना दिया, ठीक वही काम बिस्मार्क ने जर्मनी के लिए किया था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा और पोलैंड, इन तीनों को मिला करके, और उसका नाम क्या था? प्रशिया। और
उन तीनों को मिलाने के बाद जो कंट्री प्रसिया बना, उसकी जो कैपिटल थी, उसकी जो राजधानी थी, बर्लिन थी। बाद में आपको इतिहास पता है कि जर्मनी के दो हिस्से हो गए, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी का कैपिटल तो बर्लिन ही रहा, लेकिन ईस्ट जर्मनी का कैपिटल बाद में बोन हो गया। तो खैर वो सब हिस्ट्री की बातें हैं, जो अभी रिलेटेड चीजें हम उन सबको जाना। तो हुआ क्या कि फ्रांस और प्रसिया के बीच के युद्ध में फ्रांस हारा, एंड इट वॉज फोर्स्ड टू मेक ए कॉम्प्रोमाइज। A treaty happened between France and Prussia, and according to that treaty, 2 districts of France were captured. It was made into captivity by Prussia, and those 2 districts were Alsace and Lorraine. फ्रांस हारा और मजबूरन उसे एक समझौता करना पड़ा, और उस समझौते के तहत फ्रांस के 2 जिले यानी अल्सास और लॉरेन को किसने अपने कब्जे में ले लिया? जर्मनी ने। ये तो कहानी का प्लॉट है। अब ये कहानी लिखी क्या गई, ये कहानी जब खत्म होती है तो क्या छोड़ के हमारे लिए जाती है, इसको हम लोग समझें। दिस स्टोरी ends with a message, and the message is quite crystal clear, and the message is that we must understand the value of our mother tongue, we must understand the value of our language. ये कहानी खत्म होती है एक संदेश के साथ। ये बता करके जाती है कि हमें अपने मातृभाषा के महत्व को समझना चाहिए। आपको याद होगा क्लास में मैंने कई बार आपको समझाया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपुल इन वर्ल्ड, वन हु इज इडियट, the other who is intelligent, and the third who is very, very genius. Idiots are those people who repeat their mistakes. याद होगा मैंने अपने कई बार आपको कहा क्लास में समझाया है कि 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। इडियट, महाबेवकूफ, बुद्धू, और उनकी पहचान है वो अपनी ही गलती को बार बार क्या करते हैं? दोहराते रहते हैं। इंटेलिजेंट, दे नो हाउ टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक्स। और इंटेलिजेंट वैसे लोगों को कहा जाता है जो अपनी गलती को सुधार लेते हैं और दोबारा वो गलती नहीं करते हैं। एंड जीनियस, जो टॉप क्वालिटी लोग होते हैं, दे लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स कमिटेड बाय अदर्स। वो दूसरों के द्वारा की गई गलती से, अरे फला भैया पढ़े नहीं थे ठीक से और उनसे ये गलती हुई, मुझे ये गलती नहीं करनी है, वो दूसरों की गलती से सीखते। ये टॉप क्वालिटी लोग होते। लेकिन ये कहानी हमको कम से कम इंटेलिजेंट बनने का मौका देता है, क्योंकि वी आर स्टिल एन इडियट एज ए नेशन। हमने हमेशा से अपनी भाषा का महत्व पहचाना नहीं, जाना नहीं, उसको दासी बना के रखा। अपनी हिंदी के वैल्यू को, 4 लाइन को इंग्लिश बोल देता है, ही बिकम्स रेस्पेक्टेड। ऐसा नहीं है। आपकी हिंदी बेहतरीन होनी ही चाहिए, क्योंकि वो आपकी भाषा है। आप एक फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहे हो, अलग बात है, वो आपकी सगी मां नहीं हो सकती। आपकी सगी मां वही है। और ये चैप्टर भी हमें वही सिखाएगा कि द इंपॉर्टेंस ऑफ द मदर टंग, हमारी मातृभाषा का क्या वैल्यू है उसको समझो। और लास्ट हमें ये चैप्टर बताएगा कि जब हम कोई चीज खोते हैं और फिर उस खोए हुए चीज को पाने की हमें क्षमता नहीं होती है, तो हमारी जद्दोजहद, हमारी स्थिति कैसी हो जाती है, वो ये स्टोरी बता रहा है कि जब लोग लाचार, विवश हो जाते, when the people become helpless, they have nothing to do. This story is a great reflection of that anguish and pain. यह कहानी उसी गुस्से, उसे दर्द की जबरदस्त नमूना है। बहुत बेहतरीन ढंग से कहानी को लिखा। कहानी को अगर मैं समराइज कर दूं तो शायद कई चीजें छूटेंगी जो आपके साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए मैं
कहानी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको हर एक पंक्ति आप वीडियो को पॉज करोगे और समझने की कोशिश करोगे। हाँ, जब मैं उसको बोल रहा हूं तो आप उसको ऐसा करोगे कि वीडियो को आप सुनने की कोशिश करो, मेरी आवाज सुनने की कोशिश करो कि सर क्या बोल रहे हैं, और अपनी किताब खोल के रखो, उसमें देखते जाओ कि सर उस शब्द को कैसे प्रोनाउंस किया कर रहे हैं, कैसे उस चीजों के अर्थ को बता रहे हैं, ताकि आप बेहतर ढंग से स्टोरी को समझ पाएंगे। हम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्लास में रहता तो शायद हम लोग बेहतर ढंग से और हम आपको बता पाते, लेकिन मजबूरियां हैं, तो उन मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए लेट अस स्टार्ट अवर क्लास, द लास्ट लेसन। द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज a little boy whose name is Frank. He says, I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because Anne Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. I have made some hard words. I have made you write some hard words. Let us check here. Frank कहता है, I started for school very late that morning and was in great dread. Here you may see, dread मतलब क्या होता है? खौफ, भय, डर। तो मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन बहुत विलंब हो चुका था, बड़ा डर था, विलंब तो हो ही गया था। दूसरा लफड़ा क्या हो गया था कि सर ने यहां एम हैमर, बार बार नाम आएगा एम हैमर, तो कई लड़के हमसे पूछते हैं सर ये एम क्या है? हैमर तो नाम है समझ में, आगे में जो एम वर्ड, एम अक्षर लगा हुआ उसका मतलब क्या? एम जो है ना फ्रांसीसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, उसको मॉन्टियर कहा जाता है, और मॉन्टियर को हम लोग हिंदी में मिस्टर, सॉरी हिंदी में, इंग्लिश में मिस्टर भी कहते हैं, यानी महाशय या सर भी कह सकते हैं। तो एम हैमर, हम लोग एम हैमर ही बोलते हैं। तो वो कहता है क्या कि मैं बड़ा खौफ में था, मैं बड़ा डर में था कि सर ने मुझे होमवर्क दिया था, क्या तैयार करके आने के लिए? पार्टिसिपल्स, ग्रामर में आपने पार्टिसिपल्स पढ़ा है, उसको तैयार करके। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैंने एक अक्षर भी तैयार नहीं किया था पार्टिसिपल्स का। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and then the open field of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, what were those things which were tempting him to not go to school? वो सारी कौन कौन सी चीजें थी जो उसको टेम्प्ट कर रही थी? शायद आपने टेम्प्ट का याद है, यहाँ वर्ड लिखा, टेम्प्ट मतलब क्या था? अल्यूरिंग, ललचाने वाला, मोहित करने वाला। तो कुछ चीजें थी जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, तो वो क्या चीजें थी वो हम लोग देखते हैं। वो खुले आकाश, गुनगुने धूप, प्रशियन सोल्जर्स की जो ड्रिलिंग थी, ड्रिलिंग मार्च पास्ट जो होती है वो, चिड़ियों की चहचहाट, इन सारी चीजों को वो देखना, सुनना और उसके मजे लेना चाहता था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। ये सारी चीजें बचपन को याद करो, जब आप ये स्टोरी पढ़ोगे ना तो आपका बचपन एक बार घूम करके आपके नजर के सामने आ जाएगा। कई बार आपको स्कूल जाना पड़ता था और आप ना चाहते हुए भी मजबूरी में स्कूल जाते थे। आपको लगता होगा ये चीज कितना मजेदार था, काश आज स्कूल नहीं जाना होता, काश ऐसा होता कि आज स्कूल में बम ही गिर जाता, काश ऐसी कुछ खबर आ जाती कि स्कूल आज छुट्टी में है। ये सारी चीजें आपको बड़े मजेदार लगते हैं, लेकिन यहां पर ये कह रहा है क्या कि मुझे ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती थी। क्या? चिड़ियों की चहचहाट, प्रशियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग, आकाश के नीचे खुले मैदान में गुनगुने धूप में दौड़ना भागना, ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। किसके बजाय? स्कूल के बजाय। When I passed the town hall,
there was a crowd in front of bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. टाउन हॉल शहरों में होता है, जहां पर कि लोग अपने देवघर में भी टाउन हॉल है, प्राइवेट बस स्टैंड के पास, तो लोग गैदर होते हैं, छोटा मोटा पुस्तकालय भी रहता है, ऑफिशियल मीटिंग्स भी होती हैं, यानी शहर से संबंधित कई कार्यकलाप चलते रहते हैं। तो जब मैं टाउन हॉल के आगे से गुजरा तो वहां बुलेटिन बोर्ड देखा होगा, अखबार चिपका दिया जाता है बोर्ड पर, तो बुलेटिन बोर्ड पर के पास मैंने देखा बहुत सारे लोग खड़े थे। मन में आया कि क्या बात है, हम सारे लोग खुशी वाली न्यूज से तो बिल्कुल दूर हो ही चुके हैं, हमें खुशियां मिलती नहीं है फ्रांस के लोगों को, खास करके अल्सास लॉरेन के लोगों को। तो मैंने सोचा कि बात क्या हो सकती है, तो क्या क्या बुरी खबरें थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। बैटल मतलब आपने लिखी है लड़ाई, हारी हुई लड़ाई, फ्रांस लगातार हारता जा रहा था। कमांडिंग ऑफिसर जो सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं, उनका ऑर्डर, यही सारी बातें तो हो सकती हैं। मन में आया क्या बात हो सकती है, इस बार बड़ी भीड़ है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith walker who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." वो जो वॉकर था, कुछ ऐसे लोग बड़े खुराफाती लोग हमारी जिंदगी में भी आए। आप याद करो कि आप स्कूल नहीं जाना चाहते हो बचपन में, और आपके घर के कोई चाचा, कोई भैया जो आपसे सीनियर है, आपका मजाक उड़ाते होंगे, अरे अरे आज कौन चीज, क्या हड़बड़ी है, क्यों स्कूल जाएगा। ठीक उसी तरह वॉकर नाम का एक ब्लैक स्मिथ की हिंदी मैंने वहां लिखी है लोहार, एक लोहार था, उसने उसका मजाक उड़ाया और वह अपने अप्रेंटिस के साथ था। आपको लिखा है अप्रेंटिस मतलब अनस्किल्ड वर्कर, अप्रेंटिस जो सहायक होता है, एक ऐसा सहायक जो अभी अपने काम में माहिर नहीं है, अकुशल, अदक्ष, ऐसे सहायक को हम लोग अप्रेंटिस कहते हैं। तो उसने मेरा मजाक उड़ाया वॉकर ने, और क्या कहा कि बब मतलब होता है बीबी, बब मतलब फ्रेंच वर्ड है जिसकी हिंदी होती है बबुआ, बाबू, जो हम लोग हिंदी में कहते हैं। क्या बाबू इतना जल्दीबाजी में कहाँ हो। अब सोचो कि आपके क्लास का टाइम 10 बजे हो और आप जा रहे हो 10:20 में, और तब भी कोई आदमी आपसे कहे कि अरे इतना हड़बड़ी में क्यों, you become sure that he is trying to make fun of you. आप निश्चिंत हो जाते हो वो आदमी आपका क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। ये भी समझ गया कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. लेखक ने लिखा है बशल। आप यहाँ देखो, बशल का मतलब क्या होता है, हैवी रोड, यानी बहुत भयंकर शोर। अक्सर स्कूल में होता क्या था कि जब भी फ्रेंच पहुंचता था तो जबरदस्त शोर मचा करता था। अब यहां से क्वेश्चन उठता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनोगे। जबरदस्त शोर, तो किस तरह का शोर होता था उसको हम लोग समझें। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. आवाज किस किस चीजों की होती थी, डेस्क को हटाने फिर समेटने की, यानी बच्चे जब घुसते हैं अपने बेंच पर जाते हैं बैठने के लिए तो डेस्क को हटाते हैं उसकी आवाज। उसके बाद बच्चे जब यूनिशन, आपने यूनिशन मतलब लिखा इन यूनिफॉर्म वॉइस, एक सुर में। याद होगा आपको बचपन में कितनी शरारत की है, आपने भी की है, मैंने भी किया है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 करते ही नहीं थे, बल्कि एक साथ, और जिसको जितना दम था फेफड़े में, जितना ये दम होता था, बोलते थे, गरज गरज करके एक सुर में गाते थे। और क्या करते थे, कुछ शरारती बच्चे थे इतने कि वो अपने कान में ही उंगली डाल लेते थे ताकि दूसरों की आवाज मुझे प्रभावित नहीं करे, भले मेरी आवाज से दूसरे लोग परेशान हो जाए। तो हम लोग बचपन में सब लोग लगभग शरारती रहते हैं। तो ये भी वही कर रहा था कि इसने भी अपने कान में उंगली दे रखी थी और कई सारे बच्चों ने उंगली दे रखी थी।
But now it was also still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. मेरी ये अक्सर की आदत थी, मैं लेट होता था क्योंकि अनविलिंगली मैं स्कूल जाया करता था। तो जब आप अनविलिंग रहते हो कोई चीज से तो उसमें आप इंटरेस्ट भी नहीं लेते हो। जब आप अंदर से खुश नहीं रहते हो, आपकी इच्छा नहीं रहती हो, तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हो। तो मैं भी अक्सर स्कूल लेट से जाता था। टोन को हिंदी में हम लोग कहते हैं भरोसा करना, शायद कहीं मैंने लिखा होगा, सॉरी मैं हाँ यहाँ पर है, काउंट ऑन टू बिलीव, किसी पर भरोसा। तो मैं भरोसा करता था प्रमोशन यानी शोर पर। मैं अक्सर हमेशा क्या करता था, जैसे सपोज करो कि आपके क्लासरूम में 2 डोर हो, पीछे वाले डोर से ये क्या करता था, जो हो हंगामा हुआ करता था उसी बीच में घुस करके बैठ जाता था। लेकिन कहता आज का लफड़ा अलग था, आज वैसा नहीं हुआ। टुडे व्हेन आई सॉ माय स्कूल माय क्लासरूम आई ऑब्जर्व दैट द क्लासरूम वाज कंप्लीटली साइलेंट। इट वाज वेरी अनयूजुअल फॉर मी। तो मैंने क्या नोटिस किया कि क्लासरूम एकदम खामोश था, एकदम साइलेंट था, और ये मेरे लिए बड़ा अनोखी बात थी। Through the window, I saw my classmates already in their places and M. walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. अब स्थिति क्या थी? अब मैं पीछे के दरवाजे से, वो तो चोरी छिपे घुस जाता था। आज वो मौका था नहीं, चोरी छिपे कैसे घुसता था, शोर शराबा हो रहा है, सर उधर रूलर पटक रहे, तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, ऐसा करते रहते थे। उनका ध्यान ये रहता नहीं था, मैं बैकडोर से घुस जाया करता था। लेकिन आज की स्थिति थोड़ी डिफरेंट थी, और वो डिफरेंट क्या था, पूरा क्लासरूम शांत था, खामोश था, हर बच्चे शांत थे। वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग। अब तो मुझे हर हालत में सर के सामने वाले डोर से अंदर जाना था। मेरी स्थिति अजीब सी थी। क्या थी? तो वो कहता है क्या, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। देयर वॉज द मिक्स्ड रिएक्शन, मिक्स्ड इमोशन। उसके मन में 2 तरह के भाव थे। आई वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड की हिंदी होते भयभीत, मैं डरा हुआ था। एंड आई वॉज ब्लश्ड, ब्लश्ड मतलब होता है, यहां देखिए मैंने लिख दिया, ब्लश्ड मतलब होता है लज्जित होना, शर्मिंदा। मैं लजा रहा था, शर्मा रहा था, और डरा हुआ भी था कि आज नॉर्मल डे में तो मैं आराम से घुस जाता था, बैठ जाता था। आज सर के सामने से जाने का मतलब, आज सर का आशीर्वाद मुझे मिलने ही वाला है। और सर किसके जैसा? यू कैन इमेजिन द टीचर लाइक एमल हु यूज्ड टू फाइंड एन एक्सक्यूज टू बीट द चिल्ड्रन, टू स्कॉल्ड द चिल्ड्रन। एमएमएल जैसे टीचर जो हमेशा बहाना ढूंढा करते थे कि कैसे बच्चों को मारा जाए, कैसे पीटा जाए, कैसे डांटा जाए, वो टीचर इतना सुनहरा मौका छोड़ दे ऐसा। तो आप ये भी कल्पना करो कि आपको सर ने समूचे क्लासरूम में पकड़ा और खींच करके 2 दे दिया। आपको लगता होगा 2 के जगह 20 मार देते सर, लेकिन कहीं एकांत में ले जा करके सबके सामने जो पोस्टर बना दिए, इसमें तो भारी बेइज्जती होगी। इसलिए वो कह रहा है मेरे इमोशंस 2 थे। एक इमोशन तो डरा हुआ था, मार खाने का तो डर था ही, और लज्जित भी था कि सबके सामने शर्मिंदा होना होगा। बट नथिंग हैपेंड एंड हैमल सॉ मी एंड said very kindly, go to your place quickly, little friend, we were beginning without you. A surprise was awaiting for him, and the surprise was that the person who used to be very cruel, very high-tempered, today he has become cool and calm like cucumber. जो व्यक्ति काफी हाई टेम्पर्ड हुआ करता था, गुस्से में रहा करता था, छोटी छोटी गलतियों पर बच्चों को मारा करता था, डांटा करता था, आज वो ठंडा, इतना कूल, लाइक खरबूजा, जैसा मैंने कहा, खरबूजे के तरह ठंडा। अनोखी बात थी इसके लिए। अब ये डर उसका 4 गुना हो गया। 4 गुना क्यों हुआ? उसको लगा, जैसे अपने हिंदुओं में आपने देखा होगा,
तो बकरे को काटने से पहले खूब नहलाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, पोछा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है। इसको भी लगा कि आज थोड़ा ज्यादा मरम्मत होने वाली है मेरी, ये डर गया। इसके मन का ये जो डर था वो सामने आ गया। वो कहता है, सर क्या कहते हैं, फ्रेंड्स तुम लेट हो गए, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे और इसलिए हम लोग लेसन नहीं सीखे। बड़ा आश्चर्य। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had put on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap. मैं गया, लगभग उछल करके बैठ गया अपनी जगह पर। ऐसा लगा जैसे काटते हुए बकरे को मुक्त कर दिया गया हो कि जाओ तुमको आज हम छोड़ देते हैं। बैठा और बहुत देर तक गर्दन नहीं उठाया, इस डर से कि मन में एक डर था कि अगर गर्दन उठाऊं और कहीं सर को मारने की याद आ जाए और खोज करके फिर बुलाएं, आओ तुमको तुम्हारी सेवा करता हूं। इसलिए बहुत देर तक तो मैंने देखा ही नहीं। लेकिन कुछ देर के बाद जब मैंने गर्दन उठाई तो दूसरी चमत्कारी परिवर्तन मेरे सामने था। पहला परिवर्तन क्या था? स्कूल में अनोखी खामोशी थी, सारे बच्चे शांत थे, कोई शोर शराबा नहीं था। दूसरा जो चमत्कारी परिवर्तन था वो क्या था, वो देखे। उन्होंने एक झालरदार शर्ट पहन रखी थी। किन्होंने? सर ने, एम हेमन ने। ब्लैक कलर का सिल्क का कैप लगा रखा था और ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था। और ये सारे पहनावे उनके स्पेशल थे, वो खास खास अवसरों पर पहना करते थे। He used to put on these dresses on some special occasions which used to happen in his school. वो खास खास मौके पर पहना करते थे जो उनके स्कूल में, चाहे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है या और कोई समारोह होता। तो अब इसके मन में आ रहा था कि आज कोई खास था ही नहीं, अगर खास होने का रहता तो पहले ही सूचना रहती हम लोगों को। तो अचानक से सर एक ऐसे पहनावे में दिख रहे हैं जो वो खास मौके पर पहने हैं। बात क्या है? Besides, the whole school seemed so strange and solemn. I have made you write solemn. Solemn मतलब क्या होता है? गंभीर, वल्चर भी कह सकते हैं आप। कहता है कि सर का पहनावा बदला था। समूचे स्कूल में एक अनोखी सी गंभीर, ऐसा लगता था कि पिन भी गिरेगा तो बम जैसी आवाज होगी। एक गंभीरता की चादर ओढ़े हुए थे। लेखक कह रहे हैं, सॉरी नरेटर कह रहा है, लिटिल फ्रेंड, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. तीसरी और सबसे अनोखी और सबसे सरप्राइजिंग थिंग क्या थी कि जो लोग नहीं आते थे फ्रेंच सीखने के लिए, ज्यादातर ग्रामीण लोग, वो आज मौजूद थे। मैंने क्लास की शुरुआत में भी आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन उठेगा आपके मन में, ये फ्रेंच क्यों सीखने क्यों जा रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये चेकोस्लोवाकिया के बॉर्डर पर हैं और इनकी जो मदर टंग है, यानी वहां जो बोली जाने वाली भाषा है वो फ्रेंच नहीं है, स्लोवाक है। वहां के लोग स्लोवाक भाषा बोलते हैं। लेकिन वहां के लोग इतने देशभक्त हैं कि उनके लिए कंपलसरी है कि अपनी राष्ट्रभाषा सीखना। जैसे अपने बगल में बंगाल है, पश्चिम बंगाल, वहां के लोग बंगाली बोलते हैं और उनकी भाषा किससे मिलती है? एक दूसरे कंट्री यानी बांग्लादेश से। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि पश्चिम बंगाल वाले भारतीय नहीं है, वो उतने ही भारतीय जितना आप हम। लेकिन हम, जैसे हमने शुरू में भी कहा था, हमारे देश की स्थिति अलग है। वहां क्या है कि जो स्लोवाक भाषा बोलने वाले लोग हैं वो भी ललायित हैं क्या सीखने के लिए? फ्रेंच सीखने, क्योंकि फ्रेंच उनकी राष्ट्रभाषा है। लेकिन अधिकतर गांव वाले नहीं आते थे, रेयरली बहुत आधे अधूरे लोग आते थे। आज की क्लास हम लोग इतना ही लेंगे क्योंकि मुझे माई मदर एट 66 को भी डील करना था, इसलिए उसमें काफी टाइम चला गया। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही लेंगे
और अगले लेक्चर में कोशिश किया जाएगा इस स्टोरी को रैप अप करने की, ठीक है। और आज उससे संबंधित जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप लोग देख लोगे, क्वेश्चंस का जवाब लिखने की। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि व्हाट वाज फ्रेंड एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंड स्कूल में जाता और क्या तैयार करके जाता, क्या होमवर्क था उसके लिए। व्हाट डिड फ्रेंड नोटिस अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन नोटिस क्या किया, उसमें गौर क्या किया स्कूल में कि अनोखा था, पहले कभी नहीं होता था। वो वांटेड टू मेक फन ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड का मजाक कौन उड़ाना, याद होगा वाक्टर जो था लोहा, वो उसका मजाक उड़ाना चाह रहा था। व्हाट चेंजेस डिड ही ऑब्जर्व इन हिज टीचर। सर में क्या बदलाव देखा, तो सर में क्या बदलाव देखा, वो आज बहुत उदार थे, बहुत सरल थे, बहुत ठंडे थे, पहनावा भी बदला हुआ था। और अगला क्वेश्चन जो है अभी हमने पढ़ाएंगे, इसलिए अगले क्वेश्चन को डील नहीं करना। 1, 2, 3, 4 को आप कोशिश करोगे अपनी भाषा में लिखने का, और जैसा मैं हमेशा करता हूं अगली क्लास में उसका आंसर मैं लिखूंगा और अपने आंसर से मेरे वाले आंसर को मिलाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड बी रेडी, कीप ऑन प्रिपेयरिंग। अपनी तैयारी करते रहिए और पूरा ऊर्जा से भरे रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।